हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। तो इस टॉपिक में हम लोग दो चीज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और शेयर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए, समझो कि मैं दो एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ, जिसके बेसिस पे आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो समझो कि एक ए नाम की कंपनी है और समझो कि एक है बी नाम की कंपनी है, और दोनों कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का है। मतलब दोनों लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और दोनों का सिमिलर प्रोडक्ट क्या है कि ये कंपनी भी मार्केट में क्या करती है, कैलकुलेटर सेल करती है, कैलकुलेटर। और ये कंपनी भी क्या करती है, मार्केट में कैलकुलेटर सेल करती है। मतलब इन शॉर्ट, दोनों का बिजनेस कैलकुलेटर का है। लेकिन ए नाम की जो कंपनी है, उसका कैलकुलेटर मार्केट में सेल किया जाता है 150 रुपीज। और बी नाम की कंपनी का जो कैलकुलेटर इसको सेल किया जाता है, समझो 200 रुपीज में। तो कस्टमर को मार्केट में दो टाइप का कैलकुलेटर मिलता है। एक का प्राइस है 150 रुपीज और दूसरे का प्राइस है 200 रुपीज। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा कैलकुलेटर कौन सा सेल होगा? तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो कस्टमर होते हैं, उन लोग हमेशा जो भी प्रोडक्ट चूज करते हैं ना, उनकी मेन प्रायोरिटी ये रहता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, ए नाम की कंपनी और बी नाम की कंपनी, तो वो 150 रुपीज में सेल करी और ये 200 रुपीज में सेल करेगी। तो इसका मतलब सारे के सारे कस्टमर कौन सी कंपनी की तरफ मूव ऑन कर देंगे? ए नाम की कंपनी की तरफ। तो समझो कि ए नाम की कंपनी की तरफ बहुत सारे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कस्टमर है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि ए नाम की कंपनी तो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, बट बी नाम की कंपनी के पास भी थोड़े बहुत कस्टमर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत कस्टमर। क्योंकि मार्केट में कुछ लोगों की ऐसी भी सोच रहती है कि जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा महंगा मिलेगा, शायद उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और जो महंगा होता है, ऑफकोर्स थोड़ा सा उसकी क्वालिटी जो होती है थोड़ी अच्छी होती है। तो इसके भी कुछ कस्टमर थे, लेकिन इसके बहुत कस्टमर थे और इसके कुछ कस्टमर थे। तो जिस वजह से इसका जो प्रॉफिट था, इसका इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू इस कंपनी के प्रॉफिट के कंपेयर में। और इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम था। तो फिर बी नाम की कंपनी ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि जिस वजह से सारे के सारे कस्टमर हमारी तरफ आ जाए। ओके। तो फिर बी नाम की कंपनी ने सोचा कि सबसे बेस्ट वही है कि जैसे कि एक ए नाम की कंपनी 150 रुपीज में कैलकुलेटर को सेल कर रही है, तो फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं। और उसने अपने अपने एक कैलकुलेटर का प्राइस उसने 120 रुपीज रख दिया। 120 रुपीज, 120 रुपया। तो अब क्या होगा कि जितने सारे के सारे कस्टमर है, लोगों को पता चल गया कि मार्केट में अब कैलकुलेटर 120 रुपए का भी मिल रहा है करके। तो जितने भी उसके कस्टमर थे, ए के जितने भी उसके कस्टमर थे, वो सारे के सारे कस्टमर इसकी तरफ मूव ऑन कर लिए। तो फिर इस केस में क्या हो गया कि फिर इसका प्रॉफिट बढ़ गया और समझो कि इसका प्रॉफिट कम हो गया। फिर इन्हें सोचा कि अब हम क्या करें, तो सेम वही कंपटीशन, दोनों में तो हमेशा कंपटीशन ही चल रहा है, समझो। तो इसने जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस 120 कर दिया, तो इसने 100 कर दिया। और जब इसने 100 कर दिया, तो इसने 80 कर दिया। और जब इसने 80 कर दिया, तो इसने 60 कर दिया। तो ये सालों साल दोनों आपस में इस तरह लड़ाई कर रहे थे प्राइस को लेके, बराबर। तो जिस वजह से क्या हो रहा था मालूम है कि ये दोनों कंपनी कंपटीशन की वजह से अपना लॉस करके ले रहे थे। तो जिंदगी के समझो 5 साल गुजर गया, 6 साल गुजर गए, और 6 साल गुजरने के बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे का ही नुकसान कर रहे हैं और कस्टमर का इसके अंदर ज्यादा फायदा हो रहा है। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करें क्या करें क्या करें।
तो उन लोगों ने सोचा देख तेरा भी कैलकुलेटर का बिजनेस है, मेरा भी कैलकुलेटर का बिजनेस है, तो क्यों ना हम लोग दोनों मिलके, मतलब मार्केट में दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, और हम दोनों के बिजनेस को क्या कर देते हैं, अमालगमेट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन करके, दुश्मनी करके कुछ मतलब नहीं है। तो हम लोग कंपटीशन को यहाँ से खत्म कर देते हैं, और तुम्हारी कंपनी और हमारी कंपनी दोनों को एक साथ करके, मार्केट में दो लोग का दिमाग होगा, दो लोग का पैसा होगा, तो हम लोग और ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। तो जिस वजह से ए नाम की कंपनी ने और बी नाम की कंपनी ने अपने बिजनेस को क्या कर दिया मालूम है, अमालगमेट कर दिया। तो अमालगमेट का मतलब होता है मर्जर, मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन, मतलब इन लोगों ने अपने बिजनेस को एक कर दिया, और उन्होंने सोचा कि हम लोग एक नई कंपनी शुरू करेंगे, और उन लोगों ने एक नई कंपनी का नाम डिसाइड किया, समझो सी नाम की कंपनी। तो जब मार्केट में एक नई कंपनी को क्रिएट किया जाएगा, तो पुरानी कंपनी को अपन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए नाम की कंपनी अपने आप को शट डाउन कर देगी, और बी नाम की कंपनी भी अपने आप को शट डाउन कर देगी। तो इन कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो कोई भी बंदा अपनी कंपनी को ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकता है। तो कोई भी कंपनी को अगर बंद करना, तो उसके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज रहता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये दोनों कंपनी बंद होके एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है। तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको ऐसा एक माइंड सेट करना है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, कि ऐसा आपको समझना है कि सी नाम की जो कंपनी है ना, सी नाम की जो कंपनी, वो ए नाम की कंपनी को क्या कर रही है, परचेस कर रही है, परचेस कर रही है। और ये सी नाम की कंपनी बी नाम की कंपनी को क्या कर रही है, परचेस कर रही है। मतलब है तो सब कुछ वो लोग ही है, लेकिन आपको हिसाब किताब करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखने के लिए आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि सी नाम की जो कंपनी है वो ए नाम की कंपनी को भी परचेस कर रही है, और बी नाम के भी कंपनी को परचेस कर रही है। तो जब कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेज करती है, ये आपको याद रखना है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेज करती है, तो परचेज करते समय उसकी दो चीजों को लेके जाती है। एक, उस कंपनी के सारे असेट्स को टेक ओवर करेगी, साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटीज को भी क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सी नाम की कंपनी है, ए नाम की कंपनी को सारे के सारे असेट्स को लेके जाएगी, और सारी की सारी लाइबिलिटीज को लेके जाएगी, और बदले में उनको कुछ पैसा पे करेगी। तो बदले में उनको जो पैसा पे किया जाता है उसे कहते हैं पीसी। तो अपने प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने जब भी एक अमालगमेशन का टॉपिक सीखा रहेगा, तो वहां पे आपको ये वर्ड पता रहेगा, पीसी का मतलब क्या होता है। तो पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। तो इसका मतलब ये जो न्यू कंपनी है, वो पुरानी कंपनी को कुछ तो कुछ पैसा देगी। तो पैसा कैसे देगी, समझो कि उसका असेट से समझो 100 रुपीज का, और उसकी जो लाइबिलिटीज है समझो 60 रुपीज की। तो कंपनी क्या करती है, उसके सारे असेट में से उसकी लाइबिलिटीज को पे कर देती है, तो बचेगा कितना, 40 रुपीज, और वो 40 रुपीज का उसको पेमेंट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी नाम की जो कंपनी है, वो ए नाम की कंपनी को उसके बिजनेस को परचेस करते समय कितना पैसा पे करेगी, 40 रुपीज पे करेगी। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं, तो बी केस में भी वैसा ही है कि समझो कि उसके टोटल असेट से समझो 1000 रुपीज के, और उसकी लाइबिलिटीज है समझो 600 रुपीज की। तो इसका मतलब मोटा मोटी इसको कितना पैसा मिलेगा, 400 रुपीज मिलेगा। मतलब सी नाम की कंपनी बी नाम की कंपनी को कितना पैसा पे करेगी, 400 रुपीज। तो ये उसका परचेज कंसिडरेशन हो गया, मतलब इतने में उनका बिजनेस करेगा। बट जब कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीदती है ना, खरीदती है, तो खरीदते समय उसको उसके नाम का भी पैसा पे करती है। जैसे कि ए नाम की जो कंपनी और बी नाम की कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। लोग उनके नाम से ही उनके प्रोडक्ट को परचेस करती थी, उनके नाम से। ओके, तो जिस वजह से क्या होगा कि न्यू जो कंपनी वो असेट्स और लाइबिलिटीज तो लेके ही जाएगी, साथ ही साथ उनके उनको नाम का भी पैसा पे करेगी। तो जो सी नाम की जो कंपनी है, वो ए नाम की कंपनी को उनके नाम का पैसा पे करेगी, और ये सी नाम की कंपनी है, वो बी नाम की कंपनी को उसके नाम का पैसा पे करेगी। और जब किसी कंपनी को उसके नाम का पैसा पे किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं गुडविल। मतलब मार्केट में मेरा नाम है, मेरा रेपुटेशन है, तो मार्केट में मेरे नाम की कीमत क्या है, वो पता लगाने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उसी टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ये तो शेयर्स तो अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि जब तक गुडविल कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग शेयर्स का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को यही सीखने का है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को सेल करती है, तो सेल करते समय बिजनेस का पैसा तो चार्ज करेगी करेगी, साथ ही साथ अपने नाम का भी पैसा चार्ज करेगी। तो नाम का पैसा कितना बनता है,
उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे पता लगाया जाता है, वही आज हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले, समझने वाले हैं, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके। तो गुडविल को पता कैसे लगाए, मतलब गुडविल को कैलकुलेट कैसे करें, तो उसको सीखने के तीन मेथड है, समझो तीन टेक्निक। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस का गुडविल निकालना है, मतलब मुझे सामने वाली कंपनी को उसके नाम का पैसा अगर मुझे पे करना है, तो सामने वाली कंपनी को उसके नाम का पैसा पे कैसे करूंगा, मतलब किस बेस को ध्यान में रखते हुए मैं सामने वाली कंपनी को पैसा पे करूंगा। तो ऑफ कोर्स है कि बिजनेस के अंदर एक ही मेन मेन एलिमेंट होता है, वो है प्रॉफिट। मतलब जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो समझ जाना कि उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज्यादा है, उस कंपनी का नाम मार्केट में ज्यादा है, इसलिए उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, इसलिए वो कंपनी ज्यादा पैसा कमा रही है। तो इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट को बेस लेके सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो होगा, प्रॉफिट को बेस लेके कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के यहाँ पे तीन मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला मेथड जिसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो समझो कि ए नाम की कंपनी है, दूसरी बी नाम की कंपनी है। ए नाम की जो कंपनी वो प्रॉफिट अर्न करती है समझो 100 रुपीज, और बी नाम की जो कंपनी वो प्रॉफिट अर्न करती है समझो 120 रुपीज। तो दोनों कंपनी के प्रॉफिट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो दोनों कंपनी के प्रॉफिट में कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मतलब दोनों का प्रॉफिट नियर बाय, मतलब अगर ये 100 रुपए कमा रही है तो ये 120 कमा रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी साल इसने 120 कमाया तो इसने 140 कमा लिया, या इसने कभी 160 कमा लिया तो इसने 180 समझो 200 कमा लिया। तो दोनों का जो प्रॉफिट एकदम नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब बहुत ज्यादा सुपर प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल। तो जब कोई कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है और उस कंपनी को अगर मैं परचेज करूंगा, और उस कंपनी को अगर मुझे उसके नाम का अगर पैसा पे करना रहेगा ना, तो मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा और उस कंपनी को उसके नाम का पैसा पे करूंगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, बस वो याद रखो। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो आपको समझाने के हिसाब से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। समझो कि 2015 में 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 2016 में समझो 200 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 2017 में समझो 300 रुपीज का लॉस होता है। यहाँ पे सब पी लिख देता हूँ, यहाँ पे पी लिख देता हूँ ऐसे। और समझे कि 2018 में आपको 400 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और 2019 में समझो आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे टोटल मैंने समझो कि 5 साल का आपको प्रॉफिट लिख के दिया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 साल में आपको प्रॉफिट नजर आता रहेगा और 1 साल में आपको लॉस नजर आता रहेगा। तो फर्स्ट 2 ईयर में प्रॉफिट हुआ, फिर थर्ड ईयर में लॉस हुआ, फिर लास्ट 2 ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मैंने लिख के दिया, टोटल प्रॉफिट। तो जितने साल का भी प्रॉफिट रहेगा सबको प्लस करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट वाला रहेगा ना, वो सबको एक साथ प्लस करना है, और जिस ईयर में आपको लॉस हुआ रहेगा उसको माइनस कर देना। ओके, तो अगर मैं 100 में अगर 200 को ऐड करूं तो 300 आएगा, 300 में 400 अगर मैं ऐड करूंगा तो 700 आएगा, 700 में अगर मैं 500 अगर मैं ऐड करूं तो 1200 आएगा, उसमें से मैं लेस करूंगा 300, तो मेरा आंसर आ जाएगा 900। तो ये 900 मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल का प्रॉफिट लिख के दिया, 1 2 3 4 5। लेकिन कुछ जो बच्चे लोग रहते हैं वो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि 1 साल में तो लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर सर ने क्या लिखा, टोटल प्रॉफिट लिखा है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट वाला ईयर लेना है, ऐसा नहीं है। भले जो साल में प्रॉफिट हो, जो साल में लॉस हो, वो आपको सारे के सारे ईयर को आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे टोटल 5 ईयर्स का डेटा लिख के दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 ईयर्स लिख दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा। और इस तरह आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, गुडविल। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
फॉर्मूला मैंने लिखा है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट तो मुझे फर्स्ट वाले फॉर्मूले से में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दूंगा इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है पहले वो समझते हैं, तो आपको उसके बेसिस पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मैं जिस कंपनी को परचेज कर रहा हूं, जिस कंपनी को मैं खरीदने वाला हूं, तो उस कंपनी के नाम का फायदा, उस कंपनी के नाम का फायदा मुझे कितने साल तक होने वाला है, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। मतलब मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ, समझो ए नाम की कंपनी को मैं परचेज कर रहा हूँ, तो ए नाम की कंपनी को जब मैं परचेज करूंगा और बिजनेस करते समय जब मैं उसका नाम यूज करूंगा, तो उसके नाम का फायदा मुझे कितने साल तक होगा, 3 साल तक होगा, 4 साल तक होगा, 5 साल तक होगा। तो वो जो ईयर्स है ना, उसी ईयर्स को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपको पता लगाने की जरूरत नहीं, वो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज समझो आपको 3 लिख के दिया तो 3 लिख देने का, अगर 4 लिख के दिया रहेगा तो 4 लिख देना, 5 लिख के दिया रहेगा तो 5 लिख देना, बस। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने बिजनेस का क्या मिल जाएगा, गुडविल। तो इस तरह हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के बेसिस पे फिर हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। ऐसे तो 5 मेथड है, बट हम लोग जो सीख रहे हैं वो बीकॉम लेवल पे और एमकॉम लेवल पे सीख रहे हैं, तो आप लोगों को तीन ही मेथड आपको याद रखने की जरूरत है। जो सीए के बच्चे लोग हैं उनके लिए तो सारे मेथड करना जरूरी है, बट एग्जाम में ज्यादातर जो मैं सिखा रहा हूँ वही ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो देखो, नेक्स्ट सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर मुझे गुडविल वैल्यूएशन करना है, मतलब जब मैं किसी कंपनी को परचेज कर रहा हूँ और मुझे उस कंपनी को पेमेंट करना है, उसके नाम का पैसा देना है, और मैं पैसा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देना चाहता हूँ, मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से देना चाहता हूँ। लेकिन सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कब पैसा देना पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने आपको समझाया था। तो समझो कि फॉर एग्जांपल वही ए नाम की एक कंपनी है, और दूसरा समझो वही बी नाम की जो कंपनी है। ए नाम की कंपनी का भी बिजनेस कैलकुलेटर का है सेम, जो मैंने आपको समझाया था, और बी नाम की जो कंपनी है उसका भी बिजनेस सेम कैलकुलेटर का ही है। बट ए नाम की जो कंपनी है वो साल का 100 रुपए प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन वही बी नाम की जो कंपनी है वो साल का 1000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करती है। अरे बाप रे, ये सेम कैलकुलेटर का बिजनेस है, ये 100 रुपए कमा रही है और ये 1000 रुपए कमा रही है। ओके, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो कितने प्रॉफिट का गैप हो गया यहाँ पे, ये 100 रुपए कमा रही है, ये 1000 रुपीज कमा रही है, तो दोनों में कितने प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया, तो 900 रुपीज प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनी ज्यादा कैसे पैसा कमा पा रही है, ज्यादा पैसा कैसे कमा पा रहे हैं? तो सिंपल है कि मार्केट में दोनों का कैलकुलेटर का बिजनेस है, लेकिन बी नाम की जो कंपनी है वो मार्केट में ज्यादा फेमस है, मार्केट में उसका नाम है, रेपुटेशन है, जिस वजह से लोग उसकी कैल्सी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जब किसी कंपनी का कैल्सी ज्यादा सेल होगा या उसके प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये कंपनी अपना नाम मार्केट में बना चुकी है, जिस वजह से ये पैसा ज्यादा कमा रही है। तो अगर ऐसी टाइप की कंपनी को अगर मैं परचेस करूंगा और मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो मैं कौन सा प्रॉफिट के हिसाब से पैसा दूंगा मालूम है, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से उसको उसके नाम का पैसा पे करूंगा। तो ये जो 900 रुपीज जो मैंने इस कंपनी ने जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया ना, इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप लोग बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। और ज्यादातर एग्जाम में सुपर प्रॉफिट मेथड ही आता है। मैं बीकॉम लेवल पे, एमकॉम लेवल पे, बैफ लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ये टॉपिक है उन लोगों की बात करो कि उनके एग्जाम में ज्यादातर सुपर प्रॉफिट मेथड ही आता है। तो 90% से ज्यादा चांसेस, 90 क्या 99.99% सुपर प्रॉफिट मेथड ही आता है। तो उस मेथड के हिसाब से अगर मुझे गुडविल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूं, बस वो स्टेप्स आप लोग याद रखना। तो अगर आप लोगों को स्टेप्स अगर याद हो जाएगा तो इजीली आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर मुझे गुडविल निकालना है, तो सबसे पहला आपको निकालना पड़ेगा एफएमपी। एफएमपी का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल
प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? सिंपल है, जिस कंपनी को मैं खरीद रहा हूं उस कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में कितने साल तक मेंटेन होगा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं ए नाम की कंपनी को खरीद सॉरी बी नाम की कंपनी को खरीद रहा हूं, तो इस कंपनी के नाम का फायदा मुझे कितने साल तक होने वाला फ्यूचर में? 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में बताया था ना, सेम यहाँ पे भी वही, इसका मतलब वही हुआ कि आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उस कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में कितने साल तक मेंटेन हो रहा है। तो रियल तो किसी को पता नहीं है, बस एस्टिमेशन के बेसिस पे इंसान एक अंदाजा लगा सकता है और उसके हिसाब से मोटा मोटी कुछ कैलकुलेशन कर सकता है। तो वही कैलकुलेशन हम लोग को करने का है कि फ्यूचर में उसके नाम का पैसा कितना उसको मिल सकता है, मतलब कितना मेंटेन हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा हूँ, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, जस्ट फिर समझो कि 2011, 2012, 2013 एंड 2014, ऐसा मैंने यहाँ पे 4 साल का ईयर लिख दिया है, मतलब 4 साल का प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। 2011, 2012, 2013 एंड 2014, ऐसे 4 साल का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट, तो चारों साल का जो भी पास्ट प्रॉफिट रहेगा उस पास्ट प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट, अब एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पास्ट में मैंने जो पैसा कमाया रहेगा ना, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पास्ट में मैंने जो पैसा कमाया रहेगा उस प्रॉफिट में मैंने क्या किया रहेगा, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैंने प्लस माइनस किया रहेगा, तो जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम आया रहेगा या ज्यादा आया रहेगा, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूं तो मुझे उसका ओवरऑल अच्छी तरह से इसका प्रॉफिट निकालना है, सही ढंग से मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में पास प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा, तो उस पास प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा वो समझते हैं। तो जैसे देखो, हम लोग जो बिजनेस में गुडविल निकालते हैं ना, गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है, मतलब मार्केट में मेरा नाम है, रेपुटेशन है, बराबर। तो मार्केट में मेरा नाम और रेपुटेशन कब बनेगा, जब मैं बिजनेस करूंगा। और मेरा जो बिजनेस होगा, समझो कि मेरा बिजनेस है कैलकुलेटर का या फिर मार्कर का, तो अगर मैं कैलकुलेटर बेच के बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मार्कर बेच के अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा नाम बना हुआ है, उसकी वजह से मेरा रेपुटेशन बना हुआ है। तो अगर मैं कैलकुलेटर का बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मार्कर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस टाइप का बिजनेस को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, तो आप जिस टाइप का ट्रेड कर रहे हो, जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उसी बिजनेस का हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो इसीलिए जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना रहेगा तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी रहेगी, उन एक्टिविटी को ही आपको कंसिडर करना है, ना कि आपको नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी जो भी रहेगी उसको इग्नोर कर देना। और अगर आपने अगर नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी को अगर आपने इंक्लूड कर दिया, तो जिस वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो एग्जैक्टली आ नहीं पाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको ऐसा समझा नहीं रहेगा, मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि बिजनेस का प्रॉफिट अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपल तरीका है कि इनकम में से सर एक्सपेंस को माइनस कर दो, हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा, बराबर ना। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते प्रॉफिट आता है, तो इनकम मतलब आपने कितना पैसा कमाया बिजनेस करके। जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल है, तो कैलकुलेटर को बेच के आपने कितना पैसा कमाया, तो वो आपका इनकम हो गया। और एक्सपेंस, उस कैलकुलेटर को बेचने के पीछे आपने क्या क्या खर्चा किया या उसको बनाने के पीछे आपने क्या क्या खर्चा किया, वो एक्सपेंस में से माइनस कर दो, आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस में जो इनकम हमने कैलकुलेट किया रहेगा ना, वो दो टाइप का इनकम कंसीडर करके कैलकुलेट किया रहेगा। तो एक होता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब आप ऐसा समझो कि मेरा बिजनेस है कैलकुलेटर का, और कैलकुलेटर का बिजनेस करके मैंने समझो कि 5 लाख रुपए कमाए।
और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि बिजनेस को छोड़ के बाकी दूसरी जगह से अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, तीसरी जगह से पैसा आ रहा है, चौथी जगह से पैसा आ रहा है, पांचवी जगह से पैसा आ रहा है, तो आप लोग उसको नॉन ट्रेडिंग इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने बैंक में एफडी रखा, तो हर साल मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये मेरे बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। समझो कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चिपका दिया, तो फिर हर महीना मुझे उसका ऊपर रेंट मिलेगा, तो ये मेरे बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। या फिर ऐसा समझो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है, तो शेयर्स के रिटर्न में हर साल मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो समझो कि उस नॉन नॉन ट्रेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझो मेरा 1 लाख रुपए का हो गया, तो ओवरऑल मेरा इनकम कितना हो गया, 6 लाख रुपए। टोटल मैंने कितना पैसा कमाया, 6 लाख रुपए मैंने अर्न किए। तो ये जो 6 लाख रुपए मैंने अर्न किया है, इस 6 लाख में आपका ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड है प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपको क्या है इसके अंदर ऐड है। बट मुझे जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो अगर मुझे ऑपरेटिंग इनकम को हासिल करना है, जैसे मुझे 5 लाख रुपए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्वेश्चन में 6 लाख रुपए लिख के दिया रहेगा और इस इनकम के बारे में लिख के दिया रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 लाख रुपीज में से ये 1 लाख रुपीज माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा कितना, 5 लाख रुपए। तो हम लोग को ऑपरेटिंग बिजनेस का या फिर जिस टाइप का मैं बिजनेस करूं उस बिजनेस का मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, इनकम निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पास प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्टेड पास प्रॉफिट। तो फ्यूचर पास्ट का जो भी आपका इनकम होगा, पास्ट का आपका जो भी इनकम होगा, वो लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि लेस करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन में ये 6 लाख रुपीज लिख के दिया रहेगा और आपको इस इनकम के बारे में लिख के दिया रहेगा, बट मुझे ये इनकम पता लगाना, तो ये 6 लाख रुपीज में से मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपीज लेस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इनकम आपको लेस करना है, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने कोई भी पास्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी आपका होगा, आपको उसके अंदर से क्या कर देने का, सब्सट्रैक्ट कर देने का। अब इसी का उल्टा करना है, तो समझो कि अगर क्वेश्चन में पास्ट एक्सपेंस के बारे में अगर कुछ लिख के दिया, पास्ट एक्सपेंस के बारे में, तो आप उसको एड ऑन कर दो। तो कैसे ऐड ऑन होगा, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे जैसे इनकम के बारे में मैंने आपको बोला कि एक ऑपरेटिंग इनकम होता है, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, तो उसी तरह एक्सपेंस में भी तो ऐसा होगा कि एक्सपेंस में भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब समझो कि कंपनी के अंदर आपको जो भी लॉसेस होंगे ना, लॉसेस, वो सारे के सारे लॉसेस आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ओके, तो सर लॉसेस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं दो एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे लॉस बाय फायर, फैक्ट्री के अंदर आग लग गया और बहुत सारा नुकसान जल के राख हो गया, तो समझो 50,000 का मुझे लॉस हो गया। फिर उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो मैंने कोई असेट्स को बेच दिया लॉस पे 20,000 रुपीज का, तो जो भी आपका लॉस से रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि किसी ईयर में समझो 2015 में कि मुझे समझो कि 7 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 7 लाख रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ था, और वो जो 7 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो कौन से बिजनेस से आया है, ऑपरेटिंग बिजनेस से आया है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम है समझो, ना कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, और उसी साल में मुझे 1 लाख रुपए का, नहीं चलो 50,000 लेता हूँ, ये लेता हूँ, चलो ये वाला, ये दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लॉस बाय फायर 50,000 हो गया एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो टोटल मिला के मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 मिला के कितना हो गया, 70। तो 70,000 का मुझे लॉस हुआ, तो जो लॉस हुआ मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा, मैं 6,30,000 रुपीज का प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा। मतलब
मेरे को जो प्रॉफिट मिला है, मतलब मुझे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा, उस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके वो लोग ने दिया रहेगा। बट मुझे जब मैं गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में मुझे 6,30,000 लिख के दिया रहेगा और ये 70,000 लिख के दिया रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 6,30,000 में ये 70,000 ऐड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा। मतलब मुझे ये आंसर चाहिए। तो ये आंसर को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख के दिया, ये लिख के दिया, इसमें से प्लस एक्सपेंस को प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। बस वही यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर दो। और जैसे ही ऐड ऑन कर देंगे तो प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा चारों साल का, वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरह मुझे मिल जाएगा एडजस्टेड एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। समझे तेरे पे। फिर फोर्थ नंबर पे मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सिंपल वही टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट लिख के दिया, तो 4 साल के प्रॉफिट को एक साथ प्लस कर देने का और उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देने का, तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी हुआ नहीं है, अब तक हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला नहीं है, अभी भी निकालना बाकी है। बट ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका एफएमपी हो जाता है। बट कभी कभी कैसा होता है कि क्वेश्चन में ट्रिकी ट्रांजेक्शन अगर लिख के दिया रहेगा, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे। मतलब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला ना, और जो आपका आंसर आया यही आपका एफएमपी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर बहुत सारा मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर आपको लिख के दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। यहां पे मैंने लिख दी जो भी आया। ठीक है। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे फ्यूचर एक्सपेंस। जैसे पास्ट एक्सपेंस को हमने क्या किया था, प्लस किया था, बट यहां पे भी आपको सीधा सीधा सोचना है। तो पास्ट एक्सपेंस हम लोग लेस करेंगे, फिर प्लस करेंगे फ्यूचर इनकम। मतलब मैं जिस बिजनेस को खरीद रहा हूं और उस बिजनेस को खरीदते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा खर्चा जैसे क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि जिस बिजनेस को मैं परचेज करूं, उसका जो मैनेजर है, मैनेजर उसकी सैलरी, अभी फिलहाल वो मैनेजर है, यानी दूसरा एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि यहाँ पे जिस कंपनी को मैंने परचेज किया, वहां पे एक अच्छा खासा एम्प्लॉयज था, तो वहां पे मुझे उसको सैलरी समझो 15,000 रुपीज पे करना पड़ता। लेकिन नई कंपनी के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको मैनेजर बना दिया, और मैनेजर बनाने के बाद फ्यूचर में मैंने इसको वादा किया कि मेरे को पर मंथ मैं तेरे को 50,000 रुपीज सैलरी पे करूंगा, सॉरी पर मंथ, हर महीने की सैलरी में तेरे को 50,000। तो फ्यूचर में मेरा खर्चा बढ़ गया, पहले जो इंप्लॉयज था तो मुझे 15,000 देना पड़ा, बट उसी इंप्लॉयज को मैंने मैनेजर बना दिया, तो फ्यूचर में मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 50,000। तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स कम होगा। इसलिए फ्यूचर एक्सपेंस आप लोग माइनस कर देंगे, और उसी तरह फ्यूचर जो भी इनकम होगा उसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, सेम इसके जैसा। मतलब फ्यूचर में मुझे कोई इनकम मिलने वाला है करके, मतलब मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और वहां पे मुझे पैसा मिलने वाला है। तो ये प्लस माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस करने का जो आंसर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है, फोर्थ नंबर ये आ जाएगा, फोर्थ ही हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा मुझे एनपीबीटी। एनपीबीटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में टैक्स का परसेंटेज लिख के दिया है, वो माइनस कर देना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर आपका एनपीएटी आ जाएगा, तो और एनपीएटी ही आपका एफएमपी बन जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है। बट क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होगा, आपको सिंपल सा कुछ सालों का प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा, एनपीएटी लिख के दिया रहेगा, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल देना, और आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका फाइनल एफएमपी बन जाए ज्यादातर सब में। तो आपसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन लिख के दिया रहेगा,
तो फिर आपको ये टेबल को फॉलो करते हुए चलना है, बस ये टेबल फॉलो कर लिया, इजिली आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या निकालना है आपको, जैसे मैंने अभी हम लोग अब जो सीख रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप ऐसा समझो कि मैं जिस कंपनी को परचेज कर रहा हूं, जिस कंपनी को मैं परचेज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के सारे असेट्स को लेके जाऊंगा और सारे की सारी लायबिलिटीज को लेके जाऊंगा, और असेट में से लायबिलिटीज को माइनस करूंगा, जो पैसा बचेगा वो पैसा मैं सामने वाली कंपनी को उतना पे करूंगा। तो मतलब पीसी हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली, बट हम लोग पीसी टर्म यूज नहीं करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय का, इसको नेट टेंजिबल असेट भी इसको बोलते हैं, मतलब ट्रेडिंग असेट्स करके। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो टोटल असेट में से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लेकिन टोटल एसेट में आपको इस बात का ख्याल रखना है, एक्सेप्ट, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गुडविल भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपको लिख के दिया रहेगा। तो ये दोनों चीज को आपको छोड़ देना है, आपको इग्नोर करना, मतलब असेट्स आपको एक बैलेंस शीट लिख के दिया रहेगा, जिस तरफ लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड में लायबिलिटीज होगा, लेफ्ट साइड में आपको असेट्स लिख के दिया रहेगा। तो असेट में सारे के सारे असेट्स कंसिडर कर लेना, एक्सेप्ट गुडविल को छोड़ के और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी आता है, लेकिन वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी लॉसेस रहेंगे, मतलब कंपनी के जितने भी फिक्टिशियस असेट्स रहेंगे, उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ऐसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो अंडर राइटिंग कमीशन, फिर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख के दिया रहेगा, या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस लिख के दिया रहेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के दिया रहेगा। अगर असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के दिया है तो समझ आना कि कंपनी का वो लॉसेस है। तो सारे असेट्स आपको लेना है एक्सेप्ट गुडविल को छोड़ के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को छोड़ के। पर ज्यादातर तो मिसलेनियस नहीं होता, बट गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ना है आपको। तो गुडविल इसलिए छोड़ना है क्योंकि हम लोग तो गुडविल खुद पता लगा रहे हैं, तो उसकी गुडविल का उसके नाम का कोई मतलब नहीं रहा, मैं खुद से कैलकुलेट करूंगा, तो गुडविल इग्नोर हो जाएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों छोड़ना है, क्योंकि जब मैं बिजनेस किसी का परचेस करता हूं ना, तो इसका ट्रेडिंग बिजनेस परचेस करता हूं, इसलिए उसके ट्रेडिंग असेट्स को लेके जाएंगे, ना कि नॉन ट्रेड असेट्स को लेके जाऊंगा। इसलिए मेरे को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा, और जितनी भी लॉसेस रहेगी उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को छोड़ के। तो कंपनी का जितना भी शेयर कैपिटल होगा, कंपनी का जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी लायबिलिटीज बच जाएगी ना, वो सारी की सारी लायबिलिटीज आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगी। तो टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देना, तो आपको उस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सर एग्जांपल देना चाहो तो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिबेंचर हो गया, जैसे बैंक लोन हो गया, जैसे टर्म लोन हो गया, जैसे सिक्योर्ड लोन हो गया, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज की कैटेगरी में। तो टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। बस ये स्टेप आ गया तो अब इसके बाद तो इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। अब उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप, निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, जस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कहां से आएगा, यहां से आएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में इतना हमने पैसा लगाया, समझा ऐसा। तो जो रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 5 लाख रुपीज इंटू एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है कि हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो उस टाइप के बिजनेस से नॉर्मल हर साल इतना मुझे पैसा मिल सकता है या इतना प्रॉफिट में कमा सकता हूँ, 10%, 20%, 40%। तो वो आपको क्वेश्चन में हमेशा ऑलवेज गिवन होगा, लिख के दिया रहेगा। तो समझो कि मैं 10% एज्यूम कर रहा हूँ, 10%। तो बस, तो 5 लाख का 10% निकालूंगा तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000। तो ये मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, एफएमपी में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी मुझे कौन से स्टेप से मिलेगा, फर्स्ट स्टेप से मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो मैं एग्जांपल के फॉर्म पे यहाँ पे कंसिडर करा, समझो 1,20,000 मेरा एफएमपी आया, ठीक है। तो मेरा एफएमपी आया 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे देखो मैंने कितना लिया, 50,000। ओके, तो 1,20,000 में से 50,000 गया तो बचा कितना, 70,000। तो 70,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, हो गया। अब उसके बाद लास्ट फिफ्थ गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जस्ट अ मिनट है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो समझो कि मेरा सुपर प्रॉफिट आया 70,000 रुपीज, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज समझो मुझे लिख के दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो ये क्या होता मैंने अभी लास्ट टाइम पे आपको बताया था। तो समझो कि मैं 3 ईयर्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस तरह सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कितना आएगा में, 2,10,000। इसका मतलब मैं सामने वाली कंपनी को उसके नाम का कितना पैसा पे करूंगा, 2,10,000 रुपीज। तो इस तरह गुडविल को वैल्यू किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो आपको ये स्टेप्स याद रखना है। तो स्टेप्स क्या है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर आपको गुडविल निकालना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एफएमपी निकालो। फिर एफएमपी निकालने के बाद फिर क्या निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के बाद फिर क्या निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद फिर सुपर प्रॉफिट निकालो। फिर सुपर प्रॉफिट के बाद फाइनल गुडविल। तो इसका मतलब आपको टोटल ये 5 स्टेप्स फॉलो करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर मुझे गुडविल निकालना है तो। एंड लास्ट एंड फाइनल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वो भी बहुत कम आता है बट एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ समझा रहा हूं बस। तो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से अगर गुडविल को वैल्यू करना है तो कैसे करेंगे। तो समझो कि ए नाम की जो कंपनी है वो बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करती है, और बी नाम की जो कंपनी है उसने बिजनेस में भी 100 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसने भी 100 इन्वेस्ट किया है और इसने भी 100 इन्वेस्ट किया है, बट ये 100 के बदले में 80 रुपीज अर्न करती है प्रॉफिट, और ये 100 के बदले में समझो कि 200 रुपीज प्रॉफिट अर्न करती है। तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन सेम सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो इस केस में क्या है, इसका प्रॉफिट कम है और इसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो ऐसे सिनारियो में अगर मैं किसी कंपनी को परचेज करूंगा उसके कैपिटल के बेसिस पे, तो फिर मैं उसको गुडविल जो पैसा पे करूंगा ना, वो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से सामने वाली कंपनी को गुडविल का पैसा पे करूंगा। ठीक है, ये भी बहुत कम आता है, तो इसको जब सम आएगा तभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ज्यादा सुपर प्रॉफिट मेथड आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझा रहेगा।